नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है G2B विधिक में। काफी लंबे समय के बाद आप सभी के बीच फिर से कानूनी बात, कानूनी चर्चा और कानूनी ज्ञान लेकर आपका अपना एडवोकेट विकास कुमार मिश्रा आप सभी के बीच आ गया हूँ। आज हम एक ऐसी समस्या पर चर्चा करेंगे जो समस्या बहुत ही कॉमन समस्या है और जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। समस्या क्या है कि लोग प्रॉपर्टी जो होती है उन पर लोगों को कब्जा हो जाता है और इलीगल निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। मकान बनाना स्टार्ट कर देते हैं, दुकान बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या इसका समाधान है, कैसे कानून से सहायता मिलेगी और क्या करना चाहिए। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे संभल जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट विष्णु शर्मा जी से, जो संभल जिले में काफी पॉपुलर है। उनका नाम है, सिविल केसों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभल में बैठते हैं। तो आज हम चर्चा इसी टॉपिक पर आज उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं उनसे। तो आइए आप सभी को मिलवाते हैं, अपने व्यूअर्स को मिलवाते हैं सर एडवोकेट विष्णु शर्मा जी से, जो संभल जिले में सिविल के केस देखते हैं और काफी अच्छी पकड़ सिविल के मामले में है। तो जो समस्या हमारी है उस पर आज सीधी चर्चा करेंगे। नमस्कार सभी को। सर, मैं विकास जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने एक मुझे ऐसा अवसर दिया कि जिससे मेरा भी कुछ ज्ञानवर्धन होगा और साथ साथ में आप सबका भी ज्ञानवर्धन होगा। धन्यवाद। सर, एक समस्या बहुत कॉमन है, हमारे जितने भी लोग हैं, काफी लोगों की कॉलें आती हैं इस समस्या को लेकर के कि हमारी प्रॉपर्टी है जिस पर एक विवाद चल रहा है। प्रॉपर्टी पर दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया इलीगल तरीके से। तो प्रॉपर्टी पे मकान बनाना या दुकान बनाना या कोई कब्जा करना स्टार्ट कर देता है, कोई चीज का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसी समस्या से व्यक्ति को कैसे छुटकारा मिलेगा? तो ये टॉपिक हमारा आपसे है और इस विषय पर हम आपसे जानकारी चाहते हैं। देखिए, आपके एक सवाल में दो सवाल हैं। एक तो दो सवाल बनते हैं। एक तो ये कि हमारी जो संपत्ति है उस पर कोई कब्जा करने जा रहा है, एक प्रश्न हुआ ये। और दूसरा प्रश्न हुआ ये कि हमारी जो संपत्ति है उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है। तो दोनों का हम अलग अलग विचारण करेंगे। पहले हम आते हैं कि हमारी संपत्ति पर यदि कोई कब्जा करने वाला है तो हमारे पास क्या लीगल रेमेडी है। इसके लिए हमें सीपीसी में अस्थायी निषेधाज्ञा या दूसरे शब्दों में कहें अस्थायी व्यादेश या टेम्परेरी इंजंक्शन, इसे प्राप्त करने का एक लीगल रेमेडी हमारे पास है। अस्थायी निषेधाज्ञा एक ऐसे न्यायिक आदेश है जिसके द्वारा पक्षकार को ये अपेक्षा की जाती है कि किसी विशिष्ट संपत्ति के भाग पर अवैध रूप से कोई कब्जा ना करे, निर्माण ना करे या उसकी अवैध रूप से कोई विक्रय ना करे। इस व्यादेश का प्रभाव बाद के अंतिम निर्णय तक पड़ता है। इसलिए जो न्यायालय हैं वो टेम्परेरी इंजंक्शन देते समय भी बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत गहनता के साथ विचार करके टेम्परेरी इंजंक्शन देती हैं। तो इसका जो प्रोविजन है वो सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 में है। और अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं कि अगर हम माननीय न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हैं तो उसके क्या क्या तत्व रहते हैं। सिविल प्रक्रिया के आदेश 39 नियम 1 के अंतर्गत उन परिस्थितियों को उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय अस्थायी व्यादेश देती हैं। उसके जो पहला कारण है, जब किसी बाद में शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा ये सिद्ध कर दिया जाता है कि नंबर 1, बाद में विवादग्रस्त संपत्ति को बाद के किसी पक्षकार द्वारा नष्ट किए जाने, उसे नुकसान पहुंचाए या अंतरित किए जाने, अंतरित मतलब ट्रांसफर किए जाने का खतरा हो, तो पहली कंडीशन तो ये देखी जाती है। दूसरी कंडीशन है प्रतिवादी ऋणदाताओं के साथ कपट करने के लिए अपनी संपत्ति को हटाने यानी कि डिसमेंटल करने या उसके व्यय करने की धमकी देता है। तो ऐसा अगर ऐसा आशय है तो ये हमारी कंडीशन नंबर 2 है। तीसरी कंडीशन आती है प्रतिवादी को वादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बेदखल करने या उसे क्षतिग्रस्त करने की धमकी देता है। तो ऐसी अवस्थाओं में न्यायालय सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 के अंतर्गत
अस्थायी व्यादेश जारी कर सकती है। और आपने अभी दूसरा सवाल जो किया था, 2 सवाल बताए थे, मैं दूसरे सवाल पे भी आपका क्लियरेंस चाह रहा हूँ। जो आपने कहा था एक व्यक्ति कब्जा करने वाला हो और जब संपत्ति आपकी मुकदमा न चल रहा हो, और एक दूसरा जब मुकदमा चल रहा हो तब करता हो। और एक चीज और भी है, क्या ये टेम्पररी इंजेक्शन बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है या इसमें कोई प्रोसेस है लंबा? इसका प्रोसेस है, जब आप मुकदमा डालते हैं तो एक टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगती है। उसमें जो न्यायालय है वो 3 बातों को ध्यान में रखता है कि आपका जो वाद है वो प्रथम दृष्टया है नहीं। प्रथम दृष्टया से मतलब ये है कि अगर आपकी प्लीडिंग इस तरह की है कि उसके पढ़ने के बाद न्यायाधीश को ये लगना चाहिए कि हाँ ये स्टे का मामला बनता है और इसमें स्टे दिए जाना चाहिए। दूसरी चीज देखी जाती है सुविधा का संतुलन, कि जो मुकदमे से संबंधित या उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपके पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे टाइटल के पेपर्स हैं या पोजेशन के पेपर्स हैं, वो आप दाखिल करते हैं तो सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में होता है। तो मुख्य जो 2 कारण हैं वो ये देखे जाते हैं, इररेपरेबल लॉस यानी कि अपूरणीय क्षति। तो अगर जो विपक्षी है वो हमारी संपत्ति पे कब्जा कर लेगा नाजायज तरीके से, तो उसका कब्जा हटाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये हमें दर्शाना होता है कि ये हमारी अपूरणीय क्षति है। तो इन तीनों सिद्धांतों को देखते हुए माननीय न्यायालय वादी के वकील को सुनकर प्रथम तिथि पर ही, यानी कि बाद दायरे की तिथि पर ही अस्थायी व्यादेश जारी कर देती है। और इसके जब जारी हो जाता है तो उसकी काफी सारी फॉर्मेलिटीज हैं, वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज और भी जानना चाह रहा हूँ कि हम जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, जिन्हें सिविल में तैयारी करनी है या सिविल में ही अपना करियर बनाना है, तो उनके लिए भी एक आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उनके लिए आपके क्या गाइडेंस रहेगी या आप क्या निर्देश देना चाहेंगे, वो किस तरीके से तैयारी करें? देखिए, जब कोई भी LLB करके कोई भी विद्यार्थी निकलता है तो उसके सामने 4 लॉ के फील्ड रहते हैं। नंबर 1 सिविल साइड में अपनी वकालत शुरू कर सकते हैं, दूसरी क्रिमिनल साइड में कर सकते हैं, तीसरा है टैक्सेशन में कर सकते हैं, या आज के समय में एक चौथा बहुत अच्छा नया सेक्टर है कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आजकल बहुत स्कोप है और वहां भी वकालत शुरू की जा सकती है। तो अगर सिविल साइड में आना चाहते हैं तो सिविल साइड में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इसमें प्लीडिंग ड्राफ्टिंग सीखने में समय लगता है। तो किसी अनुभवी सिविल साइड के अधिवक्ता के पास बैठकर सिविल साइड सीखी जा सकती है। क्रिमिनल साइड में भी काफी स्कोप है, क्योंकि आजकल घरेलू हिंसा है और पारिवारिक विवाद हैं और परस्पर झगड़ों को लेकर क्रिमिनल साइड में वकालत की जा सकती है। इसके लिए किसी अनुभवी अधिवक्ता, क्रिमिनल साइड के अधिवक्ता के पास बैठकर क्रिमिनल साइड की बारीकियां सीखकर वकालत शुरू की जा सकती है। तीसरा मैंने बताया टैक्सेशन। तो टैक्सेशन आजकल GST है और ये सब इनकम टैक्स है और सर्विस टैक्स है, इनमें वकालत करने के लिए आपको टैक्सेशन में योग्यता हासिल करनी होती है। और चौथा मैंने बताया कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में वकालत करने के लिए LLB के साथ अगर आपका CS यानी कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स अगर कर लिया जाता है तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि कंपनी लॉ बोर्ड से संबंधित जितने मैटर्स हैं वो CS द्वारा ही डील किए जाते हैं। तो अगर LLB वाला छात्र CS के साथ अपना कोर्स अगर ये कर लेता है तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। मेरा एक सवाल और है आपसे कि अगर जैसे ये अस्थाई निषेधाज्ञादेश अगर न्यायालय से आदमी प्राप्त करता है तो इसके कोई और भी नियम है या कोई और प्रोसेस है या कोई प्रक्रिया है? देखिए, जब माननीय न्यायालय से अस्थायी व्यादेश या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो जाती है तो उस आदेश जारी होने के 24 घंटे के अंदर उस बात के जितने भी विपक्षी हैं या हम कहें प्रतिवादीगण हैं, उन सबको
जो माननीय न्यायालय का अस्थायी निषेधाज्ञा है और वाद पत्र है और उसके साथ जो भी कागजात लगाए गए हैं उन सब की प्रतियां अविलंब अर्थात 24 घंटे के अंदर प्रतिवादीगण को प्रेषित की जानी बहुत जरूरी है। और ये जो कॉपियां हैं ये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही प्रेषित की जाएंगी और उसके संबंध में एक शपथ पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष भी दाखिल करना होता है कि हमने माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया है। तो ये जो है ये आदेश 39 नियम 3 के परंतु का पालन करना कहलाता है। तो इसके संबंध में जो शपथ पत्र है वो अविलंब न्यायालय में दिया जाना चाहिए। अच्छा, अगर कोई भी पार्टी जिसके विपक्ष में ये पारित किया गया है अस्थायी निषेधाज्ञा, इसका पालन नहीं करती है, तब न्यायालय क्या करेगा? देखिए, इससे संबंधित भी प्रावधान सीपीसी में दे रखे हैं और वो आदेश 39 नियम 2 के अंतर्गत हैं। उसके अंतर्गत अगर कोई हम ये सिद्ध कर देते हैं कि अमुक अमुक पक्षकार द्वारा माननीय न्यायालय के अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुपालन नहीं किया गया है या उसका खंडन किया गया है, तो इसके लिए एक विवाद लाया जाता है और उसके अंतर्गत यदि ये साबित हो जाता है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है तो माननीय न्यायालय उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कर सकता है और ऐसी कुर्की 1 साल तक प्रभावी रह सकती है और उसे 3 माह का अधिकतम 3 माह का सिविल कारावास भी दिया जा सकता है और उसे माननीय न्यायालय नंबर 3 है कि उसे माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन न करने के लिए भी दंडित किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे व्यूअर्स के लिए जो हमारे चैनल पे बने हुए हैं उनके लिए जानकारी दी, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे थे इस समस्या से संबंधित। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन सभी का मार्गदर्शन किया। तो आज हमने जानकारी प्राप्त करी कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कोई कब्जा कर लेता है तो किस तरीके से कोर्ट के माध्यम से हम स्टे ले सकते हैं, अस्थायी निषेधाज्ञा या व्यादेश प्राप्त कर सकते हैं और इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या उसे करना पड़ेगा, क्या क्या कागजी कार्रवाई रहेगी, वो सारी जानकारी आज हमें मिली थी एडवोकेट विष्णु शर्मा जी के माध्यम से। और ये जानकारी जुटाने में हमारे साथ रहे हमारे सहयोगी, हमारे छोटे भाई कृष्णा और मैं। तो अगर आप लोगों को ये कानूनी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपका अगर कोई और सवाल है किसी और टॉपिक पर तो वो भी कमेंट में लिखें, जिससे कि हमारी कोशिश ये रहे कि आने वाले समय में उसी सवाल पर आपके वीडियो आपको दी जाए। कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि आज का समाज, आज का समय सिर्फ और सिर्फ कानून के भरोसे चल रहा है। अपराध सारे देश में है, तो इन अपराध से मुक्ति के लिए कानून बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।